इस वीडियो में मैं बात करूंगा रूल्स एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आता है टर्म रूल का। यह क्या है? यह सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। रूल जो है वो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है। अब यह जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि रूल, इसे हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? यदि हम रूल को डिफ़ाइन करना चाहें तो रूल को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक इफ़ देन स्ट्रक्चर। रूल को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक यहाँ पर इफ़ देन स्ट्रक्चर, यानी कि हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे, जो भी हम स्टेटमेंट देंगे, वो इफ़ देन के फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पर जो इफ़ देन स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों से रिलेट करेगा? जो इफ़ देन स्ट्रक्चर है वो रिलेट करेगा दिए गए इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट से। अब यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यह जो इफ़ देन स्ट्रक्चर है यह रिलेट करेगा दिए गए इंफॉर्मेशन से या फिर फैक्ट से, दिए गए इंफॉर्मेशन से या फिर फैक्ट से। अब ये जो इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स हैं कौन से पार्ट में दिए जाएंगे? ये इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स दिए जाएंगे इफ़ पार्ट में। इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स दिए जाएंगे इफ़ पार्ट्स में। अब इससे रिलेटेड जो एक्शन, इससे रिलेटेड जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो एक्शन परफॉर्म होगा देन पार्ट में। जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो परफॉर्म होगा देन पार्ट में। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ रूल, व्हाट इज़ एक्चुअली अ रूल, उसके बारे में यदि हम बताएं तो वह क्या होगा? यदि हम बात करते हैं एक रूल के बारे में, तो एक रूल जो होता है वो प्रोवाइड कराता है किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन। रूल प्रोवाइड कराता है किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन। अब यह जो डिस्क्रिप्शन होता है किस चीज़ के लिए होता है? रूल जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि रूल प्रोवाइड्स सम डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब यदि हम रूल बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि रूल को क्रिएट करना, यदि हम बात करें कि रूल को कैसे क्रिएट करें या क्रिएट करना कैसा होता है, तो रूल को क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है। रूल को क्रिएट करना ईजी होता है। साथ ही साथ जो रूल होता है इस रूल को समझना आसान होता है। रूल को समझना आसान होता है, इसलिए हम कहते हैं रूल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। रूल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो अभी तक जो भी हमने बात किया वो बात किया हमने रूल टर्म के बारे में, जहाँ पर हमने देखा कि रूल में इफ़ देन स्ट्रक्चर होता है। यह रिलेट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स के साथ इफ़ पार्ट में, और कुछ एक्शन परफॉर्म जो होता है वो परफॉर्म होता है देन पार्ट में। रूल प्रोवाइड कराता है कुछ डिस्क्रिप्शन कि कैसे सॉल्व किया जा सके एक प्रॉब्लम को। रूल बहुत ही ईजी होता है क्रिएट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम आते हैं रूल के पार्ट्स पे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि रूल में इफ़ और एल्स पार्ट होते हैं, तो इन इफ़ और एल्स पार्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड नेम्स बताए गए हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि रूल में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। रूल में 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होगा रूल का, जो पहला पार्ट होगा वो होगा इफ़ पार्ट। जो पहला पार्ट होगा वो होगा इफ़ पार्ट। इस इफ़ पार्ट को कहा जाता है एंटीसेडेंट। इस पार्ट को कहा जाता है एंटीसेडेंट। इसी एंटीसेडेंट को 2 और नामों से जाना जाता है। इसी एंटीसेडेंट को कहा जाता है प्रीमाइस भी कहा जा सकता है, और इसी एंटीसेडेंट को यानी कि प्रीमाइस को कंडीशन भी कहा जा सकता है। अब आते हैं हम देन पार्ट पे। तो जो देन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट।
देन पार्ट को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, देन पार्ट को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इस कॉन्सिक्वेंट को दो और नामों से जाना जाता है, वो कहलाता है कंक्लूजन, वो कहलाता है कंक्लूजन या फिर एक्शन, कंक्लूजन या फिर एक्शन, इन दो नामों से जाना जाता है। तो यदि हम किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो उसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इफ़ जो है वो है एंटीसेडेंट, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इफ़ एंटीसीडेंट, इफ़ एंटीसीडेंट। इसके बाद आता है देन, इसके बाद आता है देन, तो इस देन को हम लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट, इस देन को हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब यदि हम यह देखें, यदि हम यह देखें कि एक सेंटेंस में यदि मल्टीपल इफ़ हैं, एक सेंटेंस में यदि मल्टीपल इफ़ हैं, सपोज़ कोई रूल है, सपोज़ कोई रूल है जिसमें कि मल्टीपल एंटीसेडेंट्स हो, सपोज़ किसी रूल में मल्टीपल एंटीसेडेंट्स हो, तो इन्हें जॉइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इनको जॉइन करने के लिए, यानी कि मल्टीपल एंटीसेडेंट्स को जॉइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मल्टीपल एंटीसेडेंट्स को जॉइन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड का, या फिर और का, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी, यानी कि एक मल्टीपल एंटीसेडेंट को जॉइन करने के लिए आप एंड और दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड और दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जहाँ पर मल्टीपल एंटीसेडेंट्स हैं, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है। सपोज़ हमने लिखा इफ़, अब इस इफ़ के साथ है मान लीजिए एंटीसीडेंट 1, इस इफ़ के साथ है एंटीसीडेंट 1, और एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एंटीसीडेंट 2, यहाँ पर आएगा एंटीसीडेंट 2। अब इसी में हम और भी जोड़ सकते हैं, यानी कि इसमें n नंबर ऑफ एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका एंटीसीडेंट n नंबर ऑफ एंटीसीडेंट, और लास्ट में हो सकता है आपका देन, लास्ट में हो सकता है आपका देन, जो कहलाएगा कॉन्सिक्वेंट, जो हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट, जो हो जाएगा आपका कॉन्सिक्वेंट। अब यदि हम इसी को हम आपको और के टर्म्स में बताएं, तो और के टर्म्स में क्या हो जाएगा? और के टर्म्स में बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि जहाँ जहाँ पर आपका एंड आया है वहाँ पर और हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको पूरा ना लिख के जहाँ जहाँ पर एंड आ रहा है वहाँ पर जस्ट हम लिख दे रहे हैं और, ठीक है। तो दोनों में बस ये डिफरेंस रहेगा कि जहाँ पर एंड वहाँ पर और, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं कि एंटीसीडेंट ऑफ रूल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो यदि हम एंटीसीडेंट ऑफ रूल की बात करते हैं तो उसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, यानी कि जो हमने लिखा था एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट किसका एंटीसीडेंट है? हमको लिखना है एंटीसीडेंट ऑफ रूल, एंटीसीडेंट ऑफ रूल, यानी कि रूल का एंटीसीडेंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें दो पार्ट हो सकते हैं, एंटीसीडेंट ऑफ रूल में क्या हो सकते हैं? दो पार्ट हो सकते हैं। तो ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट, पहला पार्ट है ऑब्जेक्ट, और सेकंड पार्ट जो है वो है वैल्यू, सेकंड जो पार्ट है वो है
वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो पार्ट होते हैं रूल के एंटीसीडेंट में। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है और जो इसका वैल्यू है ये भी एक एंटिटी के साथ लिंकअप होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। अभी हमने आपको बताया कि एंटीसीडेंट ऑफ वैल्यूज़ के दो पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट और दूसरा हो सकता है वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जो आपस में लिंक होते हैं, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं बाय एन ऑपरेटर। ये आपस में लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, अब ये ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है वो आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को। ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। किसे आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है ऑपरेटर। और साथ ही साथ यही ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है। यही ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू, यही ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू। अब यहाँ पर ऑपरेटर्स की एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के एग्जांपल के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के एग्जांपल के बारे में। तो जो ऑपरेटर्स की जो एग्जांपल होते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। ऑपरेटर के एग्जांपल हो सकते हैं इज, आर, इज नॉट, आर नॉट। ये जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं ऑपरेटर के एग्जांपल। इनका यूज़ करके असाइन किया जाता है एक सिंबॉलिक वैल्यू। इनकी मदद से असाइन किया जाता है सिंबॉलिक वैल्यू। किसे असाइन किया जाता है सिंबॉलिक वैल्यू, लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट को। लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट को असाइन किया जाता है सिंबॉलिक वैल्यू ऑपरेटर की मदद से। अब यह जो ऑपरेटर है किस तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम में काम आते हैं। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो यूज़ कर सकता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी। एक्सपर्ट सिस्टम ना सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकता है बल्कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकता है। तो जब एक एक्सपर्ट सिस्टम मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करता है तो वो क्यों यूज़ करता है, एक्सपर्ट सिस्टम मैथमेटिकल ऑपरेटर को इसलिए यूज़ करता है ताकि वो डिफ़ाइन कर सके न्यूमेरिकल, और साथ ही साथ डिफ़ाइन एक्सपर्ट सिस्टम मैथमेटिकल ऑपरेटर को इसलिए यूज़ कर सकता है ताकि वो डिफ़ाइन कर सके एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट और इसे असाइन कर सके एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसलिए एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। मान लीजिए इफ़ एज ऑफ अ कस्टमर, इफ़ एज ऑफ द कस्टमर, इफ़ एज ऑफ द कस्टमर लेस देन इक्वल 18, क्या कस्टमर की एज 18 साल से कम है। तो इसमें हमने यहाँ पर एक और एंटीसीडेंट लगाया है एंड कैश विथड्रॉल, एंड कैश विथड्रॉल। क्या कैश विथड्रॉल ग्रेटर देन 1000 है। यहाँ पर हमने क्या क्या लगाया है, हमने लगाया क्या कस्टमर की एज 18 साल से कम है और जो कैश वो विड्रॉल कर रहा है वो 1000 से ज़्यादा है। तो इसमें जो हमने एक पॉसिबल एक्शन जो दिया है वो हमने दिया है देन की मदद से।
वो हमने दिया है देन की मदद से। तो हमने यहाँ पर देन में क्या मेंशन किया है, हमने मेंशन किया है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब यदि हम इसके और फर्दर एग्जाम्पल पे बात करें कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं रूल्स का यूज़ करके, तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जब भी हम बात करते हैं रूल्स की, तो इसकी मदद से आप रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूल्स की मदद से रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रूल्स की मदद से, इसके अलावा रूल्स की मदद से आप रेकमेंडेशंस, इसकी मदद से, इसके अलावा आप रूल की मदद से रेकमेंडेशंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन्हीं रूल्स की मदद से, इन्हीं रूल्स की मदद से आप डायरेक्टिव्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हीं रूल्स की मदद से डायरेक्टिव्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हीं रूल्स की मदद से, इन्हीं रूल्स की मदद से आप स्ट्रेटजीज, इन्हीं की मदद से आप स्ट्रेटजीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन्हीं रूल्स की मदद से आप ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि रूल्स की मदद से रिलेशन को यदि हमको रिप्रेजेंट करना है, रूल्स की मदद से यदि हमको रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस तरीके का एग्जाम्पल या किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने फ्यूल टैंक का, फ्यूल टैंक का। तो हमने यहाँ पर कुछ जो स्ट्रक्चर दिया है कुछ इस तरीके से दिया है, हमने दिया इफ़ फ्यूल टैंक, इफ़ फ्यूल टैंक empty, if fuel tank is empty, यदि फ्यूल टैंक खाली है, देन तो इसके जो पॉसिबल एक्शंस या कॉन्सिक्वेंट क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंट ये हो सकता है द कार इज़ डेड, कार आपकी डेड हो सकती है। तो ये आपका एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यदि हम इसी रूल की मदद से, यदि हम एक डिफरेंट रूल्स की मदद से हम बनाते हैं रिकमेंडेशंस को, डिफरेंट रूल की मदद से हम यहाँ पर बताते हैं सपोज रिकमेंडेशंस को। यदि हम बताएं रिकमेंडेशंस को तो कैसे बताएंगे, यदि हमको इन्हीं रूल्स की मदद से रिप्रेजेंट करना है रिकमेंडेशंस को, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए हम लिख रहे हैं सपोज इफ़ सीज़न इज़ ऑटोमन, सीज़न इज़ ऑटोमन, ये हमारा इफ़ का है। एंड स्काई इज़ क्लाउडी, ये सीज़न ऑटोमन का है और स्काई क्या है, क्लाउडी है। और क्या है, स्काई क्या है, क्लाउडी है। एंड, और इसके अलावा एक और एंटीसीडेंट है, फॉरकास्ट, फॉरकास्ट इज़ ड्रिजल। सपोज जो फॉरकास्ट है वो क्या है, वो ड्रिजल है। देन ड्रिजल यानी कि मौसम ख़राब है, तब हमारे पास क्या है, देन। तो देन वाले हिस्से में हम बोलेंगे एडवाइस, एडवाइस इज़ टेक अम्ब्रेला, देन एडवाइस इज टेक एन अम्ब्रेला। यदि सीज़न ऑटोमन है, स्काई डी क्लाउडी है और फॉरकास्ट ड्रिजल है, तो एडवाइस ये है आपके पास कि आप एक अम्ब्रेला ले लें। तो ये हो गया आपका रिकमेंडेशन। यदि अब इसी रूल को या डिफरेंट रूल को हम एज अ डायरेक्टिव लें, यदि रूल्स को हम क्या लें, एज अ डायरेक्टिव। सपोज रूल को हम लेते हैं
एज अ डायरेक्टिव। तो जब भी हम रूल को एज अ डायरेक्टिव लेंगे तो जो एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज इफ़ कार इज़ डेड, मान लीजिए कार जो है वो डेड है, कार इज़ डेड, एंड फ्यूल टैंक इज़ एम्प्टी, एंड फ्यूल टैंक एम्प्टी, यानी कि फ्यूल का जो टैंक है वो क्या हो गया है, वो खाली हो गया है। तो देन इसका जो देन पार्ट है उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उसमें हम यह कह सकते हैं कि जो एक्शन है, एक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्यूल द कार, रिफ्यूल द कार। तो ये हो सकता है एक डायरेक्टिव का एग्जाम्पल। अब यदि हम इन्हीं रूल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को, सपोज रूल की मदद से हमको रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेटजी को, तो रूल की मदद से जब भी हम स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, आपका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या चेंज आएगा, इफ़ कार इज़ डेड, यदि कार डेड हो गई है, यदि कार डेड हो गई है, देन तो स्ट्रेटजी में क्या हो सकता है, देन जो एक्शन है वो क्या हो सकता है, चेक फ्यूल टैंक, चेक फ्यूल टैंक। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप 1 इज कंप्लीट, स्टेप 1 इज कंप्लीट। इफ अगेन इसमें आ जाएगा इफ स्टेप 1 इज कंप्लीट, if step 1 is complete and fuel tank is full, and fuel tank is full, सब और सपोज जो फ्यूल टैंक है वो क्या है, फुल है, देन तब क्या होगा, देन इसके बाद एक्शन ये हो सकता है, देन एक्शन क्या हो सकता है कि चेक द बैटरी, चेक बैटरी। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट। तो ये जो था इसमें हमने आपको बताया कि रूल्स को जब हम एज अ स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो वो किस तरीके से होगा। यदि एक और जो एग्जांपल है उसके अंतर्गत हम रूल को एज अ ह्यूरिस्टिक यूज़ करें, यदि हम रूल को यूज़ करें एज अ ह्यूरिस्टिक, सपोज वी आर गोइंग टू यूज़ रूल एज अ ह्यूरिस्टिक, सपोज हम रूल को एज अ ह्यूरिस्टिक यूज़ करेंगे तब क्या होगा, तो उस केस में कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर सपोज हम लिखेंगे इफ़, सपोज हम लिखेंगे इफ़ में हम लिख सकते हैं सपोज स्पिल इज़ लिक्विड, स्पिल इज़ लिक्विड, एंड स्पिल pH, एंड spill pH less than 6, and spill pH less than 6, spill pH less than 6, and spill smell, and spill smell is vinegar, and spill smell is विनेगर। तो यहाँ पर देन पार्ट में जो आएगा वो ये आएगा, देन स्पिल मटेरियल, देन स्पिल मटेरियल, देन स्पिल मटेरियल
एसिटिक एसिड। तो स्पिल मटेरियल क्या हो सकता है, वो हो सकता है एसिटिक एसिड हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।